हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कंपनीज एक्ट क्लास। अपन ने पिछले वीडियो में जो है जे ईरानी रिपोर्ट पर आके अपन ने ख़त्म किया था कि जो जे ईरानी कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट ऑफ रिकमेंडेशंस दी थी और वहाँ पर अपन ने जो है पिछला वीडियो ख़त्म किया था। अब अपन को वहीं से ही आगे लेकर चलना है कि जो जे ईरानी कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पर क्या आगे हुआ। तो जे ईरानी रिपोर्ट के बेसिस पर ही जो कंपनीज बिल 2012 है उसको लाया गया और कंपनीज बिल 2012 ने ही कंपनीज एक्ट 2013 का रास्ता दिखाया। अब ये कंपनीज बिल से लेके कंपनीज एक्ट तक कैसे पहुंचा उसका पूरा प्रोसीजर या उसका पूरा रास्ता जो है वो अपन को इस वीडियो में कवर करना है। और उसके अलावा अपन ये भी देखेंगे कि कितने टाइप की कंपनीज है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आती है और कंपनीज एक्ट 2013 की जो एप्लीकेबिलिटी है वो कहाँ तक होती है। तो लेट्स बिगिन। पढ़ना स्टार्ट करें अपन कंपनीज बिल 2012 को। तो the government considered the recommendations of the Irani committee and also had detailed discussions and deliberations with various stakeholders, namely the industry chambers, professional institutes, government departments, legal experts and professionals, etc. Thereafter, the Companies Bill 2009 was introduced in the Lok Sabha on 3rd August 2009. Again, important fact for you कि Companies Bill 2009 जो है उसको introduce किया गया लोक सभा के अंदर on 3rd August 2009. The bill promised greater shareholder democracy, vesting the shareholders with great powers, containing stricter corporate governance norms and requiring a greater disclosure. The Companies Bill 2009, after introduction in the Parliament, was referred to the Parliamentary Standing Committee on Finance for examination, which submitted its report to the Parliament on 31st August 2010. तो इंट्रोडक्शन के बाद जो है इस बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो फिनेंस की थी उसको दे दिया गया रिव्यू करने के लिए कि आप देखिए और एग्जामिन करने के लिए कि आप देखिए ये बिल जो इन्होंने प्रपोज़ किया है क्या वो सही है या इसके अंदर और कोई रिकमेंडेशंस या और कोई चेंजेस की ज़रूरत है। तो ये जो कमेटी है इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 31st August 2010 को। Certain amendments were introduced in the bill in the light of the report of the committee and revised Companies Bill 2011 was introduced. कुछ amendments थे जो ये लोग लेकर आए और उन amendments के चलते revised Companies Bill 2011 को introduce किया गया. This version was also referred to the Honorable Committee which suggested certain further amendments. इस वर्जन को भी जो है इस कमेटी को दोबारा दिया गया और कमेटी ने दोबारा से कुछ और अमेंडमेंट्स को सजेस्ट करते हुए आगे बढ़ाया। The amended bill was passed by the Lok Sabha on 18th December 2012. लोक सभा ने जो है ये वाला बिल पास किया 18 दिसंबर 2012 को और राज्यसभा ने पास किया 8 अगस्त 2013 को। और जो बिल था वो एंटाइटल किया गया कंपनीज एक्ट 2000, द कंपनीज बिल 2012। और फिर इस कंपनीज बिल से ही जो है आपका कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो ओरिजिनेट हुआ, जो कि अपन नेक्स्ट पैराग्राफ में रीड करने वाले हैं। तो आपके लिए ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेंडेड बिल जो है वो पास किया लोकसभा ने ऑन 18 दिसंबर 2012 और राज्यसभा ने इस बिल को पास किया ऑन 8 अगस्त 2013, जिससे ये बिल एंटाइटल होकर आया कंपनीज बिल 2012। और आगे जाकर यही कंपनीज बिल 2012 जो है कंपनीज एक्ट 2013 के फॉर्म में आप इसको आज पढ़ते हैं। कंपनीज एक्ट 2013। The Companies Bill 2012 finally became the Companies Act 2013. It received the assent of the President on August 29, 2013 and was notified in the Gazette of India on 30th August 2013. Very important for you to remember these dates कि ये जो Companies Bill 2012 है उसको President का assent मिला on 29th August 2013 और ये बिल जो है ये एक्ट जो है वो नोटिफाई किया गया इन द गेजेट ऑफ इंडिया on 30th August 2013. Companies Act 2013 has undergone amendments 4 times so far, तो अब तक इसमें 4 बार amendments हो चुके हैं। Companies Amendment Act 2015 and Companies Amendment Act 2017 aimed at enhancing the efficiency and promoting the ease of doing business. तो ये जो 2 amendments आए थे that is Companies Amendment Act 2015 and Companies Amendment Act 2017, इनका एम था कि वो enhance करे efficiency को कि हमारी companies जिस तरीके से काम करती हैं उसकी efficiency को और promote करे एक sense of ease of doing business. This act also amended the Insolvency and Bankruptcy Code 2019 and the Finance Act 2017.
इस एक्ट में और क्या अमेंडमेंट लेकर आए ये लोग, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जो है वो लेकर आए, और इन्होंने फाइनेंस एक्ट 2017 को भी अमेंड किया। The Insolvency and Bankruptcy Code 2016 led to the omission of various sections, that is, sections 253 to 269, section 289, section 304 to 323, and section 325. The Finance Act 2017 amended Section 182 with regard to the prohibitions and restrictions regarding political contributions. So far, Ministry has come out with several circulars, notifications, orders, and various amendment rules to facilitate better and smooth implementation of the Act. The Companies Act 2013 introduced new concepts supporting enhanced disclosure and accountability, better board governance, and better facilitation of business, and so on. अब अपन आए कि ये जो एक्ट है हमारा कंपनीज एक्ट 2013, ये किन किन के ऊपर एप्लीकेबल है, मतलब कौन सी एंटिटीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है। तो अगर आप इस एक्ट को देखने जाएं, जो इसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013, तो बहुत ऑब्वियस ही बात है और बहुत कॉमन सेंस की बात है कि ये जो एक्ट है ये कंपनीज एक्ट है, तो कहीं ना कहीं ये कंपनीज पे तो अप्लाई होगा ही, वेदर दे आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब या तो वो कंपनीज एक्ट 2013 में बने हो या उससे पहले अगर किसी कंपनीज एक्ट में बने हो, जैसे कंपनीज एक्ट इसके पहले था 1956, तो अगर उस एक्ट में भी कंपनी बनी होगी तो वो कंपनी एक्ट 2013 उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। तो अपन को इसकी एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है कि ये कंपनीज के साथ साथ और किस में एप्लीकेबल होता है, किन कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, कौन सी कैटेगरी ऑफ कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। और ये जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है यही आती है पहले सेक्शन के अंदर, दैट इज सेक्शन नंबर 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हमेशा याद रखिएगा लॉ पढ़ते टाइम जो उसका फर्स्ट और फॉरमोस्ट सेक्शन होता है वो उस एक्ट का एप्लीकेबिलिटी बताता है कि आप जो एक्ट पढ़ने जा रहे हैं या जो एक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं वो एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है और कौन सी एरियाज़ में वो एप्लीकेबल होता है। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मेरे साथ में रीड करते जाइएगा। जो येलो में लिखा है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो चाहे तो आप नोट कर लें। According to Section 1 of the Companies Act 2013, the Act extends to the whole of India and the provisions of the Act shall apply to the following. तो ये जो एक्ट है ये पूरी इंडिया पे अप्लाई होता है और इसकी प्रोविजंस अप्लाई होती हैं इन सब पे। सबसे पहला लिखा हुआ है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी जो भी कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर या उसके तहत बनी हो या उससे पहले अगर और कोई लॉ है उसमें बनी हो तो उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। दूसरा पॉइंट है इंश्योरेंस कंपनीज, यानी जो कंपनीज इंश्योरेंस बिजनेस कैरी आउट करती है उनके ऊपर भी जो है ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट इन सो फार एज the said provisions are inconsistent with the provisions of the Insurance Act 1938 or the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज पे कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा लेकिन ऐसे प्रोविजंस पर जो इंश्योरेंस एक्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। मतलब हो सकता है इंश्योरेंस एक्ट में किसी चीज़ को लेकर कोई और प्रोविजन लिखा हो और कंपनीज एक्ट में किसी उसी सेम चीज़ को लेकर कुछ और लिखा हो, तो उन केसेस में आप इंश्योरेंस एक्ट की पहले मानेंगे और कंपनीज एक्ट की बाद में मानेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज पर भी कंपनीज एक्ट लागू होगा। बैंकिंग कंपनीज यानी बैंकिंग बिजनेस कैरी आउट करने वाली कंपनीज पर भी कंपनीज एक्ट लागू होता है। तो बैंकिंग कंपनीज एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेट प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मतलब वैसे तो बैंकिंग कंपनीज के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यानी BR एक्ट 1949 लागू होता है, लेकिन ऐसे प्रोविजंस जहाँ पर BR एक्ट और कंपनीज एक्ट के बीच में कोहेशन है, कोहेशन मतलब दोनों टकरा रहे हैं और कोलिजन हो रहा है दोनों के बीच में, वो लोग साथ में अग्री नहीं करते। हो सकता है BR एक्ट कुछ और बोले और जो कंपनीज एक्ट है वो कुछ और बोले, तो उन केसेस में आप BR एक्ट की बात मानेंगे, ठीक है। BR एक्ट दैट इज़ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। फिर आते हैं हम कंपनीज एंगेज्ड इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होती हैं उनका भी एक अलग से स्टैच्यू बना हुआ है, लेकिन दैट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। लेकिन ऐसी प्रोविजंस जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कुछ और लिखे हैं और कंपनीज एक्ट में कुछ और लिखे हैं, तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात मानेंगे। तो companies engaged in the generation or supply of electricity except in so far as the said provisions are inconsistent with the provisions of the Electricity Act 2003। फिर any other company that is governed by any special act for the time being in force
except in so far as the said provisions are inconsistent with the provisions of the special act। या फिर और कोई कंपनी जो किसी और एक्ट के तहत बनी हो लेकिन ऐसी प्रोविजंस जो उस एक्ट में कुछ और लिखी हो और कंपनीज एक्ट में कुछ और लिखी हो, तो फिर आप ओरिजिनल एक्ट की बात मानेंगे। एंड सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट एट द टाइमिंग इन फोर्स as the central government may by notification specify in this behalf, subject to such exceptions, modifications or adaptations as may be specified in the notification। या फिर और कोई बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। ठीक है, तो अब अगर अपन को देखना है एक एक वर्ड में, अगर मुझे इसको समराइज़ करना है, तो कंपनीज एक्ट जो है 2013 किन किन के ऊपर अप्लाई होता है। सबसे पहले तो नॉर्मल कंपनीज, दूसरा इंश्योरेंस कंपनीज, तीसरा बैंकिंग कंपनीज, चौथा इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, पांचवा एनी अदर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन एनी अदर एक्ट, और छठवा अ बॉडी कॉर्पोरेट। नीचे बोल्ड में क्या लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 इज़ नॉट एप्लीकेबल टू अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। मतलब ऐसी कंपनीज जो लॉ के तहत इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है उनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो तो अब तो आपकी कंपनी जन्म लेती है। जो अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज होंगी वो अभी जन्म उन्होंने नहीं लिया है, बिकॉज अ कंपनी, जो कंपनी का एक मेन फीचर है कि कंपनी अगर जन्म लेती है तो लॉ के तहत लेती है, और अगर कंपनी की मृत्यु होती है तो भी लॉ के तहत ही होती है। तो कंपनीज एक्ट 2013 इज़ नॉट एप्लीकेबल टू अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। An unincorporated company or association or partnership consisting of large number of persons has been declared illegal। तो ऐसे अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस या पार्टनरशिप्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं या नंबर ऑफ़ मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं उनको इलीगल करार कर दिया गया है। एक लिमिट है जिस लिमिट तक आप नंबर ऑफ़ पार्टनर्स रख सकते हो, अगर आप उस लिमिट से ऊपर जाते हो तो आपको वो रजिस्टर कराना कंपलसरी हो जाता है। ओके, तो अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप में भी हो या फिर आप एसोसिएशन में हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, या अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी अगर आप चला रहे हो, तो अगर आप कंपनी अनइनकॉर्पोरेटेड तरीके से चला रहे हो तो आप इलीगल काम कर ही रहे हो। ओके, तो आगे चलें अपन। By the virtue of Section 464 of the Companies Act 2013, no association or partnership consisting of more than such number of persons as may be prescribed shall be formed for the purpose of carrying on any business that for its object the acquisition of gain by the association or partnership or by individual members thereof, unless it is registered as a company under this act or is formed under any other law for the time being in force। तो 464 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 464, वो ये कहता है कि एक प्रिस्क्राइब लिमिट है नंबर ऑफ़ मेंबर्स की या नंबर ऑफ़ पार्टनर्स की, जो कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स करके आप बिज़नेस कैरी आउट कर सकते हो। अगर आप उस नंबर ऑफ़ मेंबर्स या उस नंबर ऑफ़ पार्टनर्स के ऊपर जाते हो तो आपको कंपनी को जो आपको एक कंपनी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी और उस कंपनी को आपको इनकॉर्पोरेट कराना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, जो रूल 10 है ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 प्रिस्क्राइब्स 50% इन दिस रिगार्ड्स। तो रूल जो 10 है ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, वो उन्होंने जो लिमिट प्रिस्क्राइब की है दैट इज़ 50%। मतलब अगर आप 50% से ऊपर पार्टनरशिप्स रखते हो तो आपको उसे कंपल्सरी कंपनी फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कराना ज़रूरी है। The maximum number of persons which may be prescribed under this section shall not exceed 100। अगर आप इससे ऊपर कोई लिमिट प्रिस्क्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन वो 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। Section 464 does not apply in case of a Hindu undivided family carrying on any business whether may be the number of whatever may be the number of its members। तो ये जो सेक्शन 464 है ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उसमें तो कितने भी नंबर ऑफ़ मेंबर्स हो सकते हैं जो कि अपना फैमिली बिजनेस ही कैरी ऑन कर रहे हैं। जब मैंने आपको डिफरेंस बताया था एच और कंपनी के बीच में, तो मैंने कहा था कि एच के अंदर होमोजीनिटी होती है मेंबर्स के बीच में, मतलब वो सारे के सारे एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं, सबका ब्लड रिलेशनशिप होता है। तो फैमिली के अंदर कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, कितने ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं। तो 464 इसीलिए एच के ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो एक होमोजीनियस कॉम्पोजिशन है, उसके अंदर एक फैमिली के ही मेंबर्स होते हैं और कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। उनके अलावा किसी भी और कॉम्पोजिशन पर अगर आप 50 से ऊपर या मैक्सिमम 100 मेंबर्स तक अगर आप उससे ऊपर भी जाते हैं तो आपको कंपनी फॉर्म में उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा।
However, this section is also not applicable to an association of partnership if it is formed by professionals who are governed by the special acts. अगर आप किसी स्पेशल एक्ट के अंदर जो है प्रोफेशनल्स का एक पार्टनरशिप बनाते हो या कोई और पार्टनरशिप बनाते हो, उसके ऊपर ये सेक्शन 464 अप्लाई नहीं होगा। ओके, अब अपन चलें आगे ऑन द टाइप्स ऑफ कंपनीज की। जो कंपनीज एक्ट अपन पढ़ रहे हैं 2013, उसके अंदर कितनी टाइप की कंपनीज आप बना सकते हो। अब आप इसके अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशन देखेंगे कंपनीज़ का कि हम किस बेसिस पर कितनी टाइप की कंपनीज़ बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है अलग अलग कलर्स से उनको हाईलाइट कर दिया है। सबसे पहले मैंने बेसिस को हाईलाइट किया है, जैसे अगर आप देखें इसमें इनकॉर्पोरेशन को मैंने येलो हाईलाइट किया है। तो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर आप 3 टाइप्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ चार्टर कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनीज। तो इसलिए मैंने दोनों को येलो कलर कर दिया। फिर अगर आप देखिए लाइबिलिटी के बेसिस पे आप कितने टाइप के क्लासीफाई कर सकते हैं, तो लाइबिलिटी ग्रीन कलर से है। तो लाइबिलिटी के बेसिस पे आप कर सकते हैं इट कैन बी अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी और एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। मतलब या तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होगी या फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होगी। अगर वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होगी तो वो लिमिटेशन होगी या तो बाय शेयर्स और बाय गारंटी। तो इस हिसाब से आपको इस पैराग्राफ में क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो बेसिस हैं वो अलग अलग कलर्स से हाईलाइट किए हुए हैं और उन बेसिस से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको भी उसी सेम कलर से हाईलाइट किया गया है। तो आइए पढ़ें अपन टाइप्स ऑफ कंपनीज की कंपनीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। Companies may be classified on the basis of their incorporation, number of members, size, basis of control and motive. On the basis of incorporation, यानी अगर हम इन स्थापना की बात करें, incorporation की बात करें, तो on the basis of incorporation of the company, it may be classified into charter company, नंबर 1, स्टैट्यूटरी कंपनी नंबर 2 एंड रजिस्टर्ड कंपनी नंबर 3। अगर आप स्थापना की बात करते हैं, इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं, तो आप 3 तरीके से कंपनी को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला चार्टर कंपनी, दूसरा स्टैट्यूटरी कंपनी और तीसरा रजिस्टर्ड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी इट मे बी क्लासिफाइड एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अगर आप लाइबिलिटी के बेसिस पे क्लासीफाई करना चाहते हैं तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला हो गया इट इज़ बाय द इट इज़ आइदर लिमिटेड कंपनी, जहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। फिर उस लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, दैट इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, या फिर वो एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होगी। Further, on the basis of number of members, they may be classified into one person company, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अगर आप नंबर ऑफ़ मेंबर्स की बात करें तो उन बेसिस पर भी आप 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो। पहला, या तो वो प्राइवेट कंपनी होगी, दूसरा या तो वो पब्लिक कंपनी होगी और तीसरा या तो वो वन पर्सन कंपनी होगी जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ साइज दे मे बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल कंपनीज एंड अदर कंपनीज। साइज़ के बेसिस पे, जो कि पिंक कलर से लिखा है, ये 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है, दैट इज़ स्मॉल कंपनी एंड अदर कंपनीज। On the basis of control, they may be classified into holding company, subsidiary company and associate company. अगर आप कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल के बेसिस पर आप इनको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हो। होल्डिंग कंपनी जो सबसे ऊपर होती है, सब्सिडरी कंपनी जो उसके नीचे होती है और एसोसिएट कंपनी जो उसके नीचे होती है। मतलब होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट, इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन होता है। ओके, तो ये है मेजर स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन का कि आप इतने स्ट्रक्चर्स में या इतने पार्ट्स में इसको क्लासिफाई कर सकते हो, और उस क्लास के अंदर भी क्या क्या क्लासिफिकेशन होगा वो भी मैंने आपको इस पैराग्राफ के अंदर बता दिया। ओके, बिसाइड्स कंपनीज में भी नॉन प्रॉफिट कंपनीज लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 के बारे में आपको पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसी कंपनीज जो कि चैरिटेबल काम करती है, जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सिर्फ सोशल वेलफेयर या सोशल वर्क करने का होता है, वो सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, जिनको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। गवर्नमेंट कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, प्रोड्यूसर कंपनीज एक्सेट्रा। मतलब ऐसे अलग से क्लासिफिकेशन भी आप कर सकते हो। The Companies Act 2013 provides for the kinds of companies that can be promoted and registered under the Act. The 3 basic types of companies which may be registered under the Act are प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। तो कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि जो बेसिक 3 टाइप की कंपनीज हैं जिनको आप इनकॉर्पोरेट करवा सकते हो, वो है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी। ओके,
चलिए, अब अपन डिटेल में पढ़ते हैं प्राइवेट, पब्लिक और वन पर्सन कंपनीज़ की इनके मतलब क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या-क्या हैं एक्ट के अंदर और इनके फीचर्स क्या हैं, वो अपन को अब कंपनी के क्लासिफिकेशन वाइज़, उनके नेम वाइज़ अपन को वो सारी डेफिनेशंस और सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो अब करने हैं। ओके? अब अपन देखिए प्राइवेट कंपनी, तो जब जो कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है प्राइवेट कंपनी, जो कि वर्ड है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड। मतलब एक दो लोग हो, एक दो तीन चार जितने भी लोग हों, पर आपस में क्लोज्ड हो, मतलब ये लोग कहीं भी पब्लिकली नहीं जाते। एक क्लोज ग्रुप ने ही अपनी अगर कंपनी बना रखी है तो उसको एक प्राइवेट कंपनी कहा जाता है। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब जितना भी पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब किया होगा उतना इसके पास मिनिमम कैपिटल होगा। एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स, जो कि इसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंगली रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। मतलब शेयर्स की जो ट्रांसफ़र की राइट होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। इसका मतलब आप किसी इंसान को आप शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उस जिसको भी आपको शेयर ट्रांसफ़र करना है आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो एक रिस्ट्रिक्टेड राइट है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ वन पर्सन कंपनी इट लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। मतलब वन पर्सन कंपनी तो एक मेंबर के साथ भी चल सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम आप 200 तक मेंबर्स ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। Provided there were two or more persons hold one or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member। जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोगों ने एक शेयर को होल्ड किया हो जॉइंट नेम से। फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ये दो इंसान हैं, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, इन दोनों ने जॉइंट नेम पर एक शेयर जो है वो इन्होंने अप्लाई किया और एक शेयर को उन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो ए और बी को मिलाकर एक ही मेंबर काउंट होगा। ठीक है? Provided further that the persons who are in employment of the company and the persons who have been formerly in employment of the company, who were the members of the company while in that employment and have continued to be the members after the employment ceased, shall not be included in the number of members। मतलब ऐसे लोग जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी हैं और वो मेंबर भी हैं, और जब उन्होंने कंपनी के शेयर्स लिए थे तब वो एम्प्लॉयमेंट में थे, लेकिन अब एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो चुकी है, अब वो सिर्फ मेंबर्स रह गए हैं, तो ऐसे लोग भी जो है एज मेंबर्स काउंट नहीं किए जाएंगे। मतलब क्या कहना चाहते हैं वो, कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स आप कह रहे हो 200, उस 200 की लिमिट में ऐसे लोग जो जॉइंट होल्ड कर रहे हैं उनको एक ही माना जाएगा। ऐसे लोग जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं और मेंबर्स भी हैं साथ में, उनको काउंट नहीं किया जाएगा। ऐसे लोग जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे और उस टाइम उन्होंने शेयर्स लिए, वो मेंबर भी थे और अब वो एम्प्लॉय नहीं है कंपनी के अंदर, लेकिन मेंबर्स अभी भी हैं, तो उनको भी 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी को प्रोहिबिटेड रहता है कि वो पब्लिक से कोई भी पैसा नहीं मंगाएंगे फॉर सब्सक्रिप्शन इन देयर शेयर्स। ठीक है? तो प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ये क्लोज ग्रुप की कंपनी रहती है, प्राइवेटली ओन्ड रहती है, आपस में ही ये कंपनी फॉर्म करते हैं और प्राइवेट लोगों के लिए रहती है जिनका खुद का आपस में कोई दोस्ती हो, रिलेशन हो या कुछ हो। ये लोग अगर मिलके कोई कंपनी खोलते हैं तो उसको प्राइवेट कंपनी कहा जाता है। ये लोग पब्लिकली फंड्स नहीं अप्लाई कर सकते, मतलब पब्लिक से अपना इन्वेस्टमेंट नहीं मंगा सकते। ओके? अब हम आए पब्लिक कंपनी के ऊपर। तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या कहती है? अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है, एक्ट के अंदर भी ऐसी डेफिनेशन आती हैं कि पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज़ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो जितना भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होगा जो प्रिस्क्राइब किया गया होगा, उतना इसका कैपिटल होना ज़रूरी है। Provided that a company, which is a subsidiary of a company not being a private company, shall be deemed to be a public company for the purposes of this Act, even when such subsidiary company continues to be private company in its articles। ये क्या कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई होल्डिंग कंपनी है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पर किसी भी पब्लिक कंपनी का अगर आप नाम ले लें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी पब्लिक बैंकिंग कंपनी का नाम ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब नेशनल बैंक। ये एक नेशनलाइज्ड बैंक है, पब्लिक कंपनी है, और इसकी कोई सब्सिडरी अगर खुलती है, भले ही वो सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी के तौर पर क्यों ना काम करे, लेकिन उसको लॉ की नज़रों में पब्लिक कंपनी ही देखा जाएगा।
ठीक है। तो अगर आप कोई भी पब्लिक और किसी पब्लिक कंपनी का एग्जांपल अगर आप ले लें तो उसकी जो भी सब्सिडरी होगी, सब्सिडरी मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर पूरा इन्वेस्टमेंट किया हो इस कंपनी ने। फॉर एग्जांपल ए, कंपनी ए इज़ अ पब्लिक कंपनी और इसने एक सब्सिडरी खोली जो कि थी कंपनी बी। अब वो जो कंपनी बी है वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती है, लेकिन लॉ की नज़रों में भले ही वो प्राइवेट कंपनी है लेकिन उसको क्या माना जाएगा, पब्लिक कंपनी, क्योंकि ये एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। आपकी जो कंपनी ए थी वो पब्लिक कंपनी थी और इसकी सब्सिडरी वो होल्डिंग कंपनी है जो कंपनी ए है, उसने ही ये कंपनी खोली कंपनी बी और उस कंपनी बी के अंदर 100% शेयर होल्डिंग ए की थी। अब भले ही कंपनी बी प्राइवेट नेचर की है लेकिन सिंस वो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उसको भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। तो यहाँ पर ए भी पब्लिक कंपनी हो गई और जो बी हुई वो डीम्ड पब्लिक कंपनी हुई। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, टू बी फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कि वन पर्सन कंपनी में एक ही इंसान होता है, एक ही मेंबर होता है। फिर हम आगे चलें, कंपनीज विद अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। तो कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के अंदर सेक्शन 8 वाली कंपनीज आती हैं, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, सोशल काम या चैरिटेबल पर्पसेस ये या फिर एजुकेशन कराना या ये सब चीज़ें उनका काम होता है। A person or an association of persons that is registered and licensed under Section 8 of the Companies Act 2013। तो ये वाली जो कंपनीज होती हैं वो सेक्शन 8 के अंदर लाइसेंस की जाती हैं। As a limited company has in its objects the promotion of commerce, art, science, sports, education, research, so- social welfare, religion, charity, protection of environment or any such other objects, intends to apply its profits if any or other income in promoting its objects। मतलब जो भी ये प्रॉफिट कमाए वो प्रॉफिट ये लोग आपस में नहीं बांटते बट अपने ही ऑब्जेक्टिव्स को और आगे फर्दर करने में लगा देते हैं। मान लीजिए कि आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, आप एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो आपको जो भी इनकम होती है वो डोनेशंस के थ्रू होती है, क्योंकि आप लोगों से डोनेशंस एक्सेप्ट करके फिर आप चैरिटी करते हो। मान लीजिए पूरे साल में आपको 5 लाख के डोनेशन मिले और आपने 4 लाख तक की चैरिटी कर दी। अब जो 1 लाख रुपए आपके पास बच गया आप उसको प्रॉफिट मान के चल रहे हो, तो ये 1 लाख रुपए आप अपने कैपिटल में दोबारा ऐड कर दोगे और ये 1 लाख रुपए आप अपने ही ऑब्जेक्ट्स को आगे फर्दर लाने के लिए यानी और चैरिटी करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे, रादर दैन कि आप ये 1 लाख रुपए खुद आपस में बांट लो। ठीक है, तो इन कंपनीज़ का मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, इनका मोटिव बेसिकली चैरिटी होता है या सोसाइटी वेलफेयर, इनका जो है वो मेन मोटिव रहता है। ये लोग प्रॉफिट कमाने के लिए ये सारे काम नहीं करते। तो जो भी इनका सरप्लस बच जाता है वो इन्हीं एक्टिविटीज़ में आगे लगा देते हैं। एंड इंटेंस टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, और ऐसी कंपनीज अपने मेंबर्स को कोई भी डिविडेंड भी नहीं देती। ओके, तो ये थी आपकी सेक्शन 8 कंपनीज, दैट इज़ चैरिटेबल कंपनीज। फिर हम आगे चलें गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनमें 51% या उससे ज़्यादा का जो शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट एजेंसीज ओन करती है। या तो 51% या उससे ज़्यादा का कैपिटल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा या स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होगा या फिर सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स के पास होगा या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का होगा। लेकिन याद रखिएगा 51% से ज़्यादा का शेयर होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कंपनी में फ़र्क होता है। पब्लिक कंपनी के अंदर लोकल जो आम जनता है वो इन्वेस्टमेंट करती है तो वो पब्लिक कंपनी कहलाती है, और जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तब जाकर वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी के अंदर आम जनता का पैसा होगा और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर गवर्नमेंट का पैसा होगा। तो government company means any company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or by any state government or governments, or partly by central government and partly by one or more state governments, and includes a company which is a subsidiary company of such government company। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी होगी तो उसको भी गवर्नमेंट कंपनी ही माना जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कंपनी ए है उसके अंदर 51% शेयर होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की है और जो 49% की शेयर होल्डिंग है वो बाकी लोगों की है। अब सिंस इसमें 51% की शेयर होल्डिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई तो ये गवर्नमेंट कंपनी बन गई। अब इन्होंने ही एक होली ओन सब्सिडरी
बी खोली। अब बी के जितने भी शेयर्स थे वो ए के पास ही थे। सिंस ए गवर्नमेंट कंपनी है तो बी को भी यहाँ पर क्या माना जाएगा कि बी भी जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी उसकी सब्सिडरी, दैट इज़ बी। ओके, क्लियर हुआ। अब हम आगे चलें फॉरेन कंपनी के ऊपर, जो कि इसका नाम सजेस्ट करता है फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है, जो कि वर्ड है फॉरेन, फॉरेन का मतलब होता है अब्रॉड, मतलब इंडिया के बाहर। तो फॉरेन कंपनीज का जब आप जिक्र आए यहाँ पर तो आप क्या सोचेंगे कि ये ऐसी कंपनीज है जो इंडिया के बाहर ही इनकॉर्पोरेट हुई होंगी। बिल्कुल सही, ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंडिया के बाहर ही इनकॉर्पोरेट होती हैं, लेकिन इनका इंडिया में जो है बिज़नेस एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए एक प्लेस ऑफ बिज़नेस रहता है। जो उनका प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा उसको कहा जाएगा फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बिल्कुल सही आपने सोचा कि दीज आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। मतलब इनकी सिर्फ एक प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया होती है, लेकिन जो इनका इनकॉर्पोरेशन है वो इंडिया के बाहर ही हुआ है। It has a place of business in India, whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode, and conducts any business activity in India in any other manner. ठीक है, मतलब ये कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं इन एनी अदर मैनर, बस इनका एक प्लेस ऑफ बिजनेस का होना यहाँ पे ज़रूरी है। या तो किसी एजेंट के थ्रू हो, या तो फिजिकल हो, या ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है, लेकिन इंडिया में एक प्लेस ऑफ बिजनेस होना ज़रूरी है, तब जाके वो कहलाएगी एक फॉरेन कंपनी। ओके, क्लियर हुआ। तो इस वीडियो में अभी अपन क्लासिफिकेशन यहीं तक करते हैं। इसके आगे का क्लासिफिकेशन अपन डिटेल में अगले वीडियो में भी कवर करेंगे। यहाँ तक अपन ने जितना किया है प्लीज़ उसे रिवाइज़ करिएगा, और जो हाईलाइटेड इसमें पॉइंट्स हैं चाहे तो आप उसको साथ में नोट करते जाएं, या फिर आप उनको लर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने एज अ फैक्ट फाइंडर तरीके से ये नोट्स बनाए हैं कि आपको सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं वो पता रहें। ठीक है, तो केयरफुली करिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, और अगर कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आपके पास मैनेजमेंट का नंबर है, प्लीज़ उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मेरे पास सीधा वो व्हाट्सएप आए और मैं आपके सारे मैसेजेस का जो है रिप्लाई दे सकूँ। ओके, तो अभी यहाँ तक रुकते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, एंड सी यू सून। बाय बाय।